Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Mrs. Anjum Nasreen, Subject Specialist Chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. We are going to have a lecture of Chapter 3, Topic 3.9. In previous lecture, you have studied kinetic molecular theory of gases, postulates of KMT, explanation of different gas laws from KMT. Now you are going to study kinetic interpretation of temperature, liquefaction of gases, general principle of liquefaction, critical temperature, methods of liquefaction. Objectives of today's lecture are: students will be able to derive the equation to relate temperature with kinetic energy. Students will be able to understand general principle of liquefaction of gases, critical temperature, Joule-Thomson effect, Lenz's method of liquefaction. Now we are going to study kinetic interpretation of temperature. According to kinetic molecular theory of gases, the molecules of a gas move randomly. They collide among themselves with the walls of the vessel and change their directions. The collisions are elastic, and the pressure of the gas is the result of the collisions with the walls of the container. Students, आप जानते हैं कि जब गैस मॉलिक्यूल्स वेसल की दीवारों से टकराते हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम काइनेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे: PV is equal to 1/3 mnc² बार। यहाँ पे P प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, M mass of one molecule of the gas को रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ molecules को रिप्रेजेंट कर रहा है, c² बार का मतलब है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे: EK is equal to 1/2 mc² बार। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। इक्वेशन 1 को हम रीराइट करेंगे और इसमें हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि राइट साइड ऑफ इक्वेशन में 2/2 का फैक्टर ऐड कर देंगे। मतलब ये है कि हम राइट साइड ऑफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो हमारी इक्वेशन यूँ बन जाएगी: PV is equal to 2/3 n 1/2 mc² बार। यहाँ पे आप गौर से देखें, इक्वेशन 3 में हम 1/2 mc² बार को इन ब्रैकेट कर रहे हैं ताकि हम इसको इक्वेशन 2 के साथ मैच कर सकें। जब हम इसको इक्वेशन 2 के साथ मैच करते हैं तो हमें पता चलता है एंड ब्रैकेट पोर्शन EK के इक्वल है। तब हम इक्वेशन 3 को इस तरह से लिखते हैं: PV is equal to 2/3 NEK। अगर हम 1 मोल ऑफ आ गैस के साथ डील कर रहे हैं तो N is equal to Na। That means Avogadro number of particles। अब हम इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं: PV is equal to 2/3 NaEK। According to general gas equation, for 1 mole of a gas,
PV इज इक्वल टू RT, ये हमारी इक्वेशन 6 है। हम जब इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 7 आ जाती है, जिसमें हम लिखते हैं 2/3 NaEK इज इक्वल टू RT। हम इसको रीअरेंज करेंगे और इस तरह से लिखेंगे EK इज इक्वल टू 3R/2Na मल्टीप्लाइड बाय T। ये हमारी इक्वेशन 8 आ गई। आप इसमें देख रहे हैं कि R भी कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट आ गया, Na भी कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे EK इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस तरह से हम ये प्रूव कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से एक डायरेक्ट रिलेशन है। This equation gives a new definition of temperature, according to which the Kelvin temperature of a gas is directly proportional to the average translational kinetic energy of its molecules. This suggests that a change in temperature means change in intensity of molecular motion. अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, उसकी मोशन भी चेंज होगी। When heat flows from one body to another, the molecules in the hotter body gives some energy through collision to the molecules in the colder region. कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स जो हीट होते हैं, पहले हीट अप होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो तेज़ी से मूव करते हैं और तेज़ी के साथ कोलाइड करते हैं, और वो कोल्डर रीजन वाले मॉलिक्यूल के साथ जब कोलाइड करते हैं तो उनको अपनी कुछ एनर्जी इम्पार्ट कर देते हैं। इसी तरह से वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं और उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से वो कोलिजन के दौरान अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरों को इम्पार्ट करते हैं और इस तरह से हीट हॉट से कोल्डर रीजन की तरफ मूव करती है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन। The process of flow of heat continues until the average translational kinetic energy of all the molecules become equal. This equalizes the temperature of both bodies. In gases and liquids, temperature is the measure of average translational kinetic energy of the molecule. कि जो गैसेस और लिक्विड में टेम्परेचर एक्चुअली ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को मेजर करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। लेकिन यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि सॉलिड बॉडीज़ में फिर हीट किस तरह से मूव करती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स तो ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करते, लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल मोशन शो करते हैं। मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं और इस तरह से जब वाइब्रेट करते हैं तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो जिनके साथ अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं वो नेक्स्ट को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से सॉलिड में भी हॉटर से कोल्डर रीजन की तरफ हीट मूव करती है। यहाँ पे आप देखें कि जब आप काइनेटिक एनर्जी
का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाती है और मोशन जो है वो बहुत ही कम रह जाती है। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो अनअटेनेबल है, लेकिन current attempts have resulted in the temperature as low as 10 raised to power minus 5 Kelvin. अब हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को देखेंगे। The conversion of a gas into a liquid requires high pressure and low temperature. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गैसेस को करीब लाया जाए और उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया जाए, फिर ही वो लिक्विफाई हो सकती है। तो जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम हो जाता है और गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब हम टेम्परेचर को लो करते हैं उस वक़्त उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और फिर जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी तब वो लिक्विफाई हो सकती हैं। नाउ वी स्टडी critical temperature. For every gas, there exists a temperature above which the gas cannot be liquefied, no matter how much pressure is applied. The highest temperature at which a substance can exist as a liquid is called its critical temperature. For example, critical temperature of oxygen is 154.4 Kelvin or minus 118.75 degree centigrade. Critical temperature of ammonia is 405.6 Kelvin or 132.44 degree centigrade. Non-polar gases like argon have very low critical temperature. Polar molecules like water and ammonia have better tendency to be liquids. अब ये डिफरेंस देख रहे हैं। नॉन पोलर गैस लाइक argon, helium, neon, they have no force of attraction among the molecules, so their critical temperatures are very low. उनके लिए बहुत कम टेम्परेचर मेंटेन करना होगा फिर वो लिक्विफाई हो सकती हैं। पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के क्रिएट होने से इनको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। हम ये याद रखें कि जो एक गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है तो उस पर जो प्रेशर हम एक्सर्ट करेंगे उस कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर को हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो volume of 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure is called critical volume. It is represented by Vc. कि अगर हमारे पास टेम्परेचर भी क्रिटिकल है, प्रेशर भी क्रिटिकल है, तो उस वक़्त जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस होगा उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे, उसको Vc से रिप्रेजेंट करेंगे। For example,
critical volume of oxygen is 74.42 cm cube per mole and that of carbon dioxide is 95.65 cm cube per mole. Now we study the factors affecting the critical temperature. Size of the molecules of the gas, shape of the molecules of the gas, intermolecular forces between the molecules. अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज छोटा है तो उनमें पोलराइजेबिलिटी भी कम होगी और अगर गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा है तो उनमें पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो उनको फिर लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल अगर हैं तो उस गैस को हम आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हमें बहुत कम क्रिटिकल टेम्परेचर मेंटेन करना होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल्स में हैं तो फिर उनको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में नहीं है, जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि पोलर मॉलिक्यूल्स को हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है और उनको हम आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ सम सब्सटेंसेस। लेफ्ट कॉलम में सब्सटेंस का नाम लिखा है, सेंटर वाले में क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर राइट साइड वाले कॉलम में। वाटर का देखें, क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। केल्विन में देखें 447.6 और सेंटीग्रेड में 374.44 सेंटीग्रेड है। इसका क्रिटिकल प्रेशर भी ज़्यादा है, 270 एटमॉस्फेयर। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा है और क्रिटिकल प्रेशर भी ज़्यादा है। अमोनिया भी पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इसकी पोलैरिटी वाटर की निस्बत कम है। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर 405.6 केल्विन और 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका क्रिटिकल प्रेशर 111.5 एटमॉस्फेयर है। इसी तरह से फ्यूरियन 12, इसका अगर आप देखें क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया से भी कम है और इसका क्रिटिकल प्रेशर भी अमोनिया के क्रिटिकल प्रेशर से कम है। कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर और कम है। कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर देख लें अब, ये फ्यूरियन से भी कम है और क्रिटिकल प्रेशर भी कम है। ऑक्सीजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, आर्गन नोबल गैस है, नाइट्रोजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इनके भी आप देख सकते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं और क्रिटिकल प्रेशर भी कम है। जो ऊपर दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर और अमोनिया, इनके साथ आप कंपेयर कर लें, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर कम है। इसका मतलब है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब हमें कम टेम्परेचर रखना होगा, फिर प्रेशर अप्लाई करना फ़ायदा देगा और उनको आप लिक्विफाई कर सकेंगे। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस।
इसके लिए हम सबसे पहले जॉल थॉम्सन इफेक्ट को स्टडी करेंगे, क्योंकि जो मेथड हम स्टडी करने जा रहे हैं वो जॉल थॉम्सन इफेक्ट पर बेस करता है। What is Joule-Thomson effect? According to Joule-Thomson effect, when a compressed gas is allowed to expand into a region of low pressure, it gets cooled. अब जब हम एक हाईली कंप्रेस्ड गैस को कम प्रेशर पर लेकर आते हैं और उसको अलाउ करते हैं कि वो एक्सपेंड कर जाए, तो फिर उस वक़्त उसका टेम्परेचर एकदम ड्रॉप कर जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो इस तरह से क्यों हुआ? असल वजह ये है कि जब गैस एक हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है उस वक़्त उसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, और जब हम इसका वो प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं और वो एक्सपेंड करती हैं तो उस वक़्त उनके मॉलिक्यूल्स को वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके एक दूसरे से बहुत दूर जाना होता है, और वो अपनी ही एनर्जी के एक्सपेंस पे जब ये करती हैं तो फिर वो उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है और फिर वो कूल हो जाती हैं। कि हम कहीं आउटर सोर्स से उनको एनर्जी नहीं दे रहे, बल्कि वो हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म से एकदम जब वो फैलती हैं तो उनको ये काम अपनी ही एनर्जी के एक्सपेंस पर करना होता है, जिससे उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो ठंडी हो जाती हैं। नाउ वी स्टडी द लेंट्ज मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ gases. Apparatus used for this method consist of a compressor, water-cooled pipe, spiral pipe having a jet at the end, and expansion chamber. कंप्रेसर में हमने एयर को कंप्रेस करना है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। फिर जब हाईली कंप्रेस्ड गैस वाटर कूल्ड पाइप से गुजरेगी तो उस वक़्त उसकी हीट ऑफ कंप्रेशन है वहाँ रिमूव होगी। फिर आगे जाके वो स्पाइरल पाइप से जिसकी एंड पर एक जेट है वहाँ से गुजरेगी और फिर एक्सपेंशन चैम्बर में जाके वो रिलीज़ होगी, जहाँ पे एकदम प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। इसमें आप देखें कि राइट साइड पर एक कंप्रेसर है जिसमें हम एयर को एंटर कर रहे हैं। प्रेशर इसमें 200 एटमॉस्फेयर तक हमें मेंटेन किया हुआ है। ये गैस हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में पाइप में से गुजरेगी, जिसके आसपास आप देखें कि रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड मौजूद है जो कंप्रेस्ड एयर की हीट ऑफ कंप्रेशन को एब्जॉर्ब करेगा और वो काफ़ी हद तक कूल हो जाएगी, और उसको फिर आगे जाके स्पाइरल पाइप में से गुज़रना होगा और फिर वहाँ से वो एंड पर जाके जेट के थ्रू एक्सपेंशन चेम्बर में निकलेगी, और यहाँ पे जब वो रिलीज़ होगी तो उसका प्रेशर एकदम 200 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक हो जाएगा। और इस तरह से जब वो एक सडन एक्सपेंशन पर आएगी तो उसको अपनी ही एनर्जी के एक्सपेंस पर एक दूसरे से अलग अलग होना है। 200 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर गैस जब आ जाएगी तो उस वक़्त उसके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग अलग होना है। They will go apart from each other and they try to overcome the forces of attraction. When they move apart, they do that at the expense of their own energy and they get cool. इस तरह से गैस का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और इस तरह से इनकमिंग एयर को भी ये कूल्ड एयर है और ठंडा करेगी। इसको फिर हम दोबारा कंप्रेसर में भेजेंगे और फिर इसी प्रोसेस से ये गुजरेगी कि पहले फिर
पाइप में से गुजरेगी, स्पायरल पाइप से गुजरेगी, जेट के थ्रू ओपन होगी। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स फिर लिक्विफाई होना शुरू हो जाएंगे। और जो लिक्विफाई नहीं होंगे दे हैव टू पास थ्रू दी प्रोसीजर अगेन, कंप्रेसर, फिर पाइप, स्पायरल पाइप, फिर जेट के थ्रू ओपन होंगे। ये प्रोसीजर जब बार बार होगा, ये प्रोसेस जब बार बार होगा तो क्या होगा, गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। The liquid air is collected at the bottom of the expansion chamber. आप याद रखें कि सब गैसेस को इस तरह से लिक्विफाई हम कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल गैसेस हैं, जिससे हीलियम है और हाइड्रोजन है, इसको हम इस मेथड से लिक्विफाई नहीं कर सकते। बाकी सब को हम इस मेथड से लिक्विफाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या कुछ पढ़ा। हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर स्टडी की। हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी इज़ आल्सो इंक्रीज्ड। क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को हमने स्टडी किया। लिक्विफेक्शन गैस की तभी हो सकती है जब हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और हमने जॉल थॉम्सन इफेक्ट को स्टडी किया, क्योंकि जो मेथड हम स्टडी कर रहे हैं, लेंस मेथड फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, वो इसी असूल पर, इसी प्रिंसिपल पर बेस करता है। फिर हमने लेंस मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन की डिटेल देखी। हमने देखा कि कौन सा apparatus इसमें यूज़ होता है और उसको हमने डिटेल से स्टडी किया। नाउ वी कम टू आवर असाइनमेंट। क्वेश्चन 1, हाउ काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। आज हमने ये स्टडी भी किया है और आपने इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है और इसका रिलेशन बताना है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। Question 3, why critical temperature of non-polar gases is low as compared to polar gases। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।